बता देता हूँ कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस का जो है बायोलॉजी का बचा हुआ भाग है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, श्वसन विज्ञान है। श्वसन विज्ञान मतलब मानव श्वसन तंत्र से संबंधित सवाल हैं और एनसीईआरटी का अध्याय जो है 7 है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पढ़िएगा। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो एनसीईआरटी अवश्य देख के जाइए। हम 99% बोलेंगे कि क्वेश्चन आपको कोई भी एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो ज़रूर आएंगे। ऐसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी या जितने भी टीचर लेवल का हो या नर्सिंग लेवल का हो, वो सब में काम आता है, तो आप अवश्य देखेंगे। भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पे। नया अकाडमी जो भी कंटेंट देगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। ये हमेशा मेरा स्लोगन याद रखिएगा। आप मेरे ईश्वर तुल्य हैं, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की क्रिया है बता सकते हैं, तो हम बताएंगे ऑक्सीकरण क्रिया है। और सही बात है, श्वसन जो है सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम जानते हैं। चलिए इसकी डिटेल की हम अगर बात करें तो यहाँ पे जानते हैं। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। क्या है? श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, मतलब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं इसलिए ऑक्सीकरण क्रिया है। अगर ऑक्सीजन ना लें तो हम समझिए हमारी क्या है, मृत्यु हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थ का विघटन किया जाता है। यही तो बात है, ऑक्सीजन अगर होगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे, तभी तो सांस ले पाएंगे। वही तो बता रहा है कि जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से जो ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या करते हैं हम लोग, पोषक पदार्थ का विघटन करते हैं। और सही बात है, ऑक्सीजन है तभी कुछ खा पी रहे हैं, जिंदा हैं। सबसे बड़ी बात तो समझ गए। तो पोषक तत्व में तो विघटन का काम करेगा ना ऑक्सीजन, और हर चीज़ में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे के लिए भी समझिए एक तरह से जीवित है, रहने का मार्ग है। चलिए और बताते हैं, जानवर के लिए भी, मानव में समझिए कि जानवर भी रख दीजिए, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो आपसे सवाल पूछेगा क्या कि ऑक्सीकरण है क्या। अगर मान लीजिए पूछ दिया, ऑप्शन दे दिया, तो आप बताइएगा श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, ये हम जानते हैं। तो ऑक्सीकरण है क्या, क्यों कहलाता है, तो जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थ का विघटन करता है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण कहलाएगा। भोजन का ही ऑक्सीकरण होगा, फूड का ही ऑक्सीकरण होगा, तभी होगा। अब बात करते हैं कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होगा, क्योंकि इस सब चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। तो इसलिए ये भी याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और इसके विपरीत हमारा पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, तभी हम लोग ले पाते हैं। अब याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जल का निर्माण होता है, तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचयन होता है। तो क्या होता है, एटीपी के रूप में हम ऊर्जा का क्या करते हैं, संचयन करते हैं। अब मान लीजिए, तो ए से याद रखिएगा, क्या बोलिएगा इसे, एडेनोसिन। एडे अलग कर दीजिएगा, एडे अलग कर दीजिए और नोसिन अलग कर दीजिए, तो एडेनोसिन हो गया। टी से होता है क्या, ट्राई, और पी से होता है फास्फेट, तो क्या हो गया, ट्राई फास्फेट। तो पूरा आप तो समझ गए, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, क्लियर हो गए। तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछे तो गलती मत करिएगा। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनॉक्सी श्वसन जो है तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अनॉक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन इष्ट एवं परजीवियों में होता है। समझ गए, ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला था नहीं, तो हम लोग तो यही सी गलत है, को छोड़ दीजिए, सी को छोड़ दीजिए, ए और बी और डी सही है। तो देखिए, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो अनॉक्सी अगर श्वसन पूछे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, और ऑक्सी श्वसन पूछे तो ऑक्सीजन
की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सी जैसे बोले तो ऑक्सीजन, अगर अनॉक्सी बोले तो मतलब ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, अनॉक्सी हो गया, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है, ऐसे याद रखिए। तो ये सही है। अनॉक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव में एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो यही ध्यान रखना होगा कि अनॉक्सी श्वसन जो है पूर्णतः कोशिका द्रव में ही होगा। कोशिका द्रव में क्या होगा? अनॉक्सी होगा। लेकिन ऑक्सी कहाँ होगा? ऑक्सी श्वसन कहाँ होगा? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। ये भी सही है। अब डी नंबर भी क्यों सही है? तो सुनिए, डी नंबर है कि अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ये भी इसलिए सही है। तो मतलब ऑक्सी श्वसन में पता है 38 एटीपी का होता है, और एटीपी जानते हैं, है ना, एटीपी का जानते हैं। तो एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट करिए। अभी जस्ट ऊपर हम पढ़ाए हैं और ट्रिक भी बताए हैं। ए से क्या होता है बताइए, और टी से क्या होता है? ट्राई, और पी से क्या होता है? फॉस्फेट। तो ए का आप बस याद कर लीजिए और ट्रिक लगाइए, बताइए, मैंने ऊपर बोला है, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ता हूँ, पूरा फुल फॉर्म कमेंट जरूर करिएगा। तो ये हुआ, तो 38 अणुओं का निर्माण होता है। तो ये आप समझ गए। और यहाँ पे क्या हुआ? अनॉक्सी श्वसन जंतु एवं पादप में, समझ गए, अनॉक्सी श्वसन जो है जंतु एवं पादप में, यही तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हो गया कि नहीं? और ऑक्सी श्वसन ईस्ट परजीवी, यही तो गलत हो गया। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अनॉक्सी श्वसन मान लीजिए अगर सही है, ठीक है, लेकिन ऑक्सी में होता, अनॉक्सी में मतलब ईस्ट परजीवी होता, तब सही होता। यही गलत उल्टा कर दिया, ठीक है। ये समझ गए सी वाला। अनॉक्सी श्वसन को याद रखेंगे ईस्ट अवयवी जीवाणुओं, ईस्ट बोलिए या परजीवी बोलिए या जीवाणु बोलिए, आंतों में पाए जाने वाला परजीवियों, मतलब अवयवी जीवाणु आंतों में पाए जाने वाला परजीवियों, जलीय पादपों की जड़ों आदि में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन जंतु एवं पादप में होता है। ऑक्सी का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन लेने की बात है, तो जंतु और पादप करेगा, पौधा करेगा। लेकिन अनॉक्सी की अगर बात करेंगे तो इसमें एस्ट आ जाएगा ऑप्शन में, आंतों में पाया जाता है ये, और आपको जलीय पादपों के जड़ों में आदि में पाया जाएगा। लेकिन जंतु और पादप ने इसी को उल्टा कर दिया है इसी में, बस इतना ही जान लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? तो नवजात जो बच्चे होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, उनका श्वसन मतलब सांस की दर कितनी होती है? तो हम बताएंगे 30 से 60 बार, मतलब 30 से 60 बार मिनट कहिए, या 30 से 60 बार जो है मिनट तक श्वसन का दर होता है। किसका? नवजात का। और बड़े लोग का बता सकते हैं आप, समान जो स्वस्थ मनुष्य है तो 12 से 16 बार, समझ गए, मिनट में बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पे नवजात शिशुओं मतलब न्यू बॉर्न बेबीज, तो नवजात शिशुओं में श्वसन की दर जो है 30-60 बार मिनट होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ इस दर में कमी आती है। क्या आती है? इस दर में कमी आ जाती है। तो 30 से 60 की अगर बात करें, 30 से 60 की बात करें श्वसन का, तो भाई 30 से 60 है नवजात में। लेकिन एक समान अगर स्वस्थ मनुष्य की बात करें, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, तो स्वस्थ मनुष्य की अगर श्वसन दर की बात करें तो 12 से 16 बार मिनट होता है। बस इतना जान लीजिए, 12 से 16 मिनट बाद ही होगा। तो इजी क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, चौथे प्रश्न की बात करें तो चलिए बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो करता है एटीपी से एडीपी में। क्या करता है? एटीपी से एडीपी में। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और यहाँ क्या है? जैव रूपांतरण जो है मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी एडीपी, ऐसे याद रखिएगा। अब इसकी जानकारी अगर लेना है तो चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए, श्वसन क्रिया में या श्वसन क्रिया जो हम लोग करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें तो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचय होता है। तो हमारा जो श्वसन क्रिया होता है, अगर संचय करने की बात होगी, ऊर्जा की बात होगी, अगर एनर्जी की बात होगी, तो हम कैसे करते हैं? एटीपी के रूप में मतलब लेते हैं, संचय करते हैं, जमा करते हैं, ऐसे बोलिएगा। तो एटीपी के रूप में
जल अपघटन के द्वारा एटीपी के अणु जो हैं एडीपी, क्या होते हैं एडीपी, तथा अकार्बनिक फास्फेट मतलब पीआई, ठीक है, एडीपी और पीआई में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है एडीपी में? ऊर्जा क्या होती है? मुक्त हो जाती है। यही ध्यान रखना होगा कि हम क्या किस रूप में संचय करते हैं? एटीपी के रूप में। किसे संचय करते हैं? श्वसन क्रिया को, मतलब श्वसन को करते हैं। लेकिन एटीपी के अणु जो होते हैं, जब जल का अपघटन होता है, अपघटन के द्वारा अगर बात किया जाए तो एटीपी के अणु जो है एडीपी में तथा अकार्बनिक फास्फेट मतलब पीआई में टूट जाता है और ऊर्जा क्या होता है? मुक्त हो जाती है। यही ऊर्जा मानव शरीर की कोशिकाएं, मतलब मानव शरीर के जो कोशिका है एवं उपापचय, जिसे मेटाबॉलिक बोलते हैं। उपापचय को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक क्रिया में प्रयोग की जाती है। किस रूप में करते हैं? तो मेटाबॉलिक और हम कोशिका के रूप में, क्रिया के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तो इतना बात हम जान गए, तो याद रखिएगा एटीपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म बताइए। तो एडे अलग कर दीजिए, नोशीन अलग कर दीजिए, तो एडे नोशीन होगा ए से, टी से होता है ट्राई और पी से होता है फास्फेट, तो ट्राई फास्फेट हो गया। उसी तरह ए का भी वही होगा, एडे नोशीन होगा, डी का मतलब होगा डाई और पी से होगा फास्फेट, तो डाई फास्फेट हो जाएगा। बस दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस डी और टी का अंतर है। क्लियर हो गए? भूलिएगा नहीं ना। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो मेरी आवाज़ को म्यूट करके तो भी वीडियो देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट जवाब उस पे दिया जाएगा। फॉलो जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो इंस्टाग्राम पे स्पेशल एक मैं वीडियो लाऊंगा किताबों का, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो फॉलो ज़रूर करें, उसे जल्दी जल्दी करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, और जो पीडीएफ है पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाता है टेलीग्राम पे, और जल्द ही आपको व्हाट्सएप पे भी दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे वही चीज़ दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है, तो व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ जो बना रहा हूँ वो पीडीएफ आपको दूंगा फ्री में, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 5वां प्रश्न क्या है हम जानते हैं। 5वां प्रश्न है कि श्वासो, यहाँ पे शब्द थोड़ा टेढ़ा है, शब्द को समझिएगा। श्वासोच्छ्वास, श्वास को लेना और छोड़ने की बात हो रही है। अब सुनिए कि क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मतलब ब्रीथिंग जो करते हैं हम लोग, ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग की क्रिया, सांस लेने की बात करें, लेने और छोड़ने की, ब्रीथिंग जिसे बोलते हैं, है ना, लेना और छोड़ना सांस को, कि क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो नाइट्रोजन का भाई अपरिवर्तित रहता है, इसमें परिवर्तित नहीं होता है नाइट्रोजन में, ये जान लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प इस सब में हो सकता है, लेकिन आपका नाइट्रोजन में नहीं होता है। अब इसकी डिटेल की अगर हम बात करें तो डिटेल सुनिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा। आगे तो इसमें एक होता है निश्वासन, निश्वसन बोलते हैं, श्वसन होता है, मतलब कि इंस्पिरेशन होता है, एक इंस्पायर होता है, एक इंस्पिरेशन होता है। तो इंस्पिरेशन लिखा हुआ है, मतलब ये देखिए, इसका मतलब है कि इसमें हम ऊर्जा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं। एक होता है एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन होता है मतलब कि इसमें हम सांस को बाहर निकालते हैं, यही समझना है, बस यही अंतर है। अब इसका चलिए हम थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा, मतलब पूरा आंसर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसके जगह पे ब्रीथिंग का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा शब्द हम घूम जाएगा कुछ बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो 2 चरण में होती है। तो आगे तो निश्वसन मतलब इंस्पिरेशन, दूसरा उच्छ्वसन मतलब एक्सपिरेशन, मतलब बाहर निकलना, एक अंदर ग्रहण करना, बाहर निकलना। अब इसका डिटेल यही बताएगा। वातावरण की वायु श्वसन मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना, यही होता है इंस्पिरेशन। ग्रहण की गई इस वायु में नाइट्रोजन जो होता है 79% होता है। कितना होता है? 79% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। कार्बन कितना प्रतिशत होता है? 0.03% होता है। तो ये अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन परिवर्तित होते रहता है, ये हम जानते हैं। तो ग्रहण किए कि नहीं? तो ग्रहण करने की बात होगी तो हम बताएंगे निश्वसन को लगाएंगे। अब
वसन की बात करें, एक्सपिरेशन की बात करेंगे तो इसमें सुन लीजिए कि शरीर से CO2 युक्त वायु का वातावरण में जो है मुक्त होना, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है, मतलब वायु में होता है, वातावरण में क्या होता है, मुक्त होता है, मतलब बाहर निकालते हैं, ये भी जानते हैं। मतलब ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही तो युक्त कर रहा है ना। वातावरण में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मुक्त करते हैं। शरीर से निष्कासित इस वायु में नाइट्रोजन जो होता है 79% होता है। मतलब आप अगर नाइट्रोजन की बात करें, ग्रहण करते हैं और जब ऑक्सीजन, उस समय भी 79% रहेगा। अगर आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, CO2 को निकालते हैं, तो भी नाइट्रोजन जो है 79% रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाएगा, 17% हो जाएंगे, और कार्बन कितने हो जाएंगे, 4% हो जाएंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम युक्त करके वायु का वातावरण में मुक्त होगा, तब हमारा ऑक्सीजन 17%, कार्बन 4%, लेकिन नाइट्रोजन 79%। छोड़िए, ग्रहण कीजिए, नहीं कीजिए, कुछ कीजिए, अपरिवर्तित है। समझ गए। तो यही ब्रीथिंग की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, CO2 नहीं, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित जो है करती है, तो किसे प्रभावित करती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करता है। इसी पे अटैक करता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO2 लग जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर बात करें हम लोग, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो CO रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB बोलते हैं, हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के संपर्क में आने पर क्या होगा, रक्त में क्या उपस्थित हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कि नहीं, रक्त होता है कि नहीं, होता है, HB होता है। और इससे जुड़कर क्या होता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो किसका निर्माण करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो सोचिए, HB है तो इसमें COHB लगा दीजिए, COHB हो गया, है ना, COHB बन जाता है, क्लियर हो गया। अब निर्माण करती है जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। यही तो है, मोनोऑक्साइड अगर निकल गया और रक्त में मिल गया तो समझिए जीवन अंतिम क्षण आ गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ हुआ था ऐसा, बताइएगा। शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है, मतलब ब्रीथिंग जो है स्पीड होने लगता है, तेज होने लगता है, और वो तेज होते होते धीरे धीरे मुक्ति कर देता है और ईश्वर से मिला देता है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही कष्टमय जीवन है, समझते हैं। तो चलिए, ये सब बातें तो अलग है, वो टॉपिक से अलग है, वो अध्यात्म की ओर बात होती है। अध्यात्म की ओर अभी नहीं, हमको बायोलॉजी की ओर बात करनी है, वास्तविकता की ओर करनी है। तो मनुष्य की सांस फूलने लगती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो COHB अगर मिल गया, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिल गया, तो समझिए जीवन गड़बड़ है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजर है ना। चलिए आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आप ही मेरे लिए ईश्वर और ईश्वर के तुल्य हैं, क्योंकि आप ही मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो आपको कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए आप मेरे जीवन का आधार हैं। और एक बात और बता दूं, अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम को जल्दी फॉलो कीजिए, बहुत कम फॉलो है, उस पर कीजिए, उस पर मैं अपडेट लाऊंगा, हमेशा लाऊंगा। अगर आप पर्सनली मैसेज करिएगा तो हम जवाब देंगे, अभी बहुत कम लोग हैं इसलिए जवाब नहीं दे पाता हूँ। और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और NTPC का जो चल रहा है ज़रूर देख के जाइएगा आप लोग, ऑनलाइनर। आपको 99% बोल रहा हूँ कि जैसे मुगल और दिल्ली सल्तनत से अगर क्वेश्चन आए तो आपको छूटेगा नहीं, ये नलिनी अकाडमी का वादा है, भरोसा करके जाइए, क्योंकि वही बुक से पढ़ाया जा रहा है जो बुक से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। BPSC, बिहार SSC, NTPC जितने भी एग्जाम होते हैं सारा क्वेश्चन उससे आया हुआ है, इसलिए भरोसा करके आप देखिए, नलिनी अकाडमी बोलता है, प्लीज़। अब हम बात करेंगे 7वें प्रश्न का। किसकी बात करेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे। रक्त एवं उत्तक द्रव के मध्य जो है गैसीय विनिमय कहलाता है।
विनिमय कहलाता है तो कौन कहलाता है, तो वह अंतः श्वसन कहलाता है। अब अंतः श्वसन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन बोल दीजिए, और सेकुलर जो होता है वो कोशिकीय श्वसन होता है, जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल लेते हैं, इसी से बात करते हैं और यही बताएगा। तो एक बात जान लीजिए कि वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचाती है, मतलब ऊतकों तक पहुंचाई जाती है, तथा ऊतकों के बात करें तो ऊतकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। तो CO2 क्या करती है, रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। यह गैसीय विनिमय अंतः श्वसन मतलब इंटरनल रिस्पिरेशन अथवा कोशिकीय श्वसन कहलाता है, मतलब सेकुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है बताएंगे कोशिका श्वसन के, समझ गए। तो बताइए किसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो हम बताएंगे निःश्वसन। निःश्वसन किसे कहते हैं, इंस्पिरेशन पढ़े होंगे। इंस्पिरेशन अलग है, इंस्पिरेशन ये भी अलग है, ये बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है। और एक इंस्पिरेशन माने प्रेरणा, वो अलग है। तो सांस है तभी तो प्रेरणा हो सकती है, जब तक आपके अंदर सांस चल रहा है तभी आप प्रेरणा से कुछ भी हिम्मत से आप जीत सकते हैं। तो सांस है तो दोनों हो गया कि नहीं, जोड़ सकते हैं आप उसे। तो अब इसके बारे में हम चलिए जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र मतलब जिसे हम साइकिल बोलते हैं चक्र को, तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन, समझ गए। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। इन तीनों चरणों से अगर पूछा जाए कि कुल ATP 38 है, कुल ATP कितना 38, तो 38 ATP अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, समझ गए। कितना होता है, 38 ATP का होता है। निःश्वसन की क्रिया बाह्य श्वसन से संबंधित है। बाह्य श्वसन मतलब बाहरी श्वसन से, बाहरी हम जो सांस लेते हैं उससे संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है 38 ATP जो है, आगे तो ये जानिए कि बांटा हुआ कैसे है, तो 8 ATP में, 6 ATP में और 24 ATP में बांटा हुआ है। किसका, ATP का फुल फॉर्म पूछे तो ATP का A मतलब होता है एडेनोसिन। क्या होता है, एडेनोसिन होता है। T का मतलब होता है ट्राई, अब P से होता है फास्फेट, तो ट्राई फास्फेट हो गया। तो ATP का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वही है 38 क्या है, ATP है, जो कि बांटा हुआ 8, 6 और 24, टोटल मिला के 38। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 9वां क्वेश्चन है, सुनिए। निःश्वसन तथा उच्च श्वसन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ऐसे याद रखिएगा, इस एक्सपिरेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक जो है श्वास को अंदर लेते हैं, निश मतलब अंदर लेना, उच्च मतलब बाहर देना, फेंक देना, बाहर सांस लेना, है ना। तो निःश्वसन तथा उच्च श्वसन के समय जो है पसलियों की भूमिका के संबंध में अशक्त कथन है। तो अशक्त कथन क्या है, तो अशक्त कथन ऑप्शन नंबर बी, पसलियां स्थिर रहती है। क्या रहती है, पसलियां क्या रहती है, स्थिर रहती है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब और चलिए जानकारी लेते हैं। तो देखिए, निःश्वसन जिसे हम ब्रीथिंग इन बोलते हैं, मतलब अंदर लेने वाला, इन मतलब अंदर। उच्च उच्च होता है, उच्च वसन जिसे बोलते हैं ब्रीथ आउट, मतलब बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना। और निःश्वसन मतलब होता है ब्रीथ को, मतलब सांस को अंदर लेना। ऐसे कर सकते हैं, याद है ना। चलिए, अब इसी को मैंने बताया था, इंस्पिरेशन बोलिए, एक्सपिरेशन बोलिए, यहाँ पे हेलेशन बोलते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ऐसे आप जो भी शब्द को जोड़ सकते हैं। दोनों मैंने बता दिया। अब देखिए, निःश्वसन के समय जो है पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर खींच जाती है। हमारी जो पसलियां होती है, जब सांस लेते हैं हम लोग का, तो सांस लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि पसली जो है ऊपर और बाहर की ओर घिसती है जब सांस अंदर लीजिएगा, जिसे हम बच्छ गुहा, मतलब बच्छ गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, हमारी बच्छ गुहा का आयतन जो है बढ़ जाता है।
मतलब कैविटी जो है वो हमारा उसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है, ठीक है। और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और वैसे ही वायु जो हवा है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है निःश्वसन के कारण। इसके विपरीत ही उल्टा हो जाइए, उच्च श्वसन जिसे ब्रीथ आउट बोलते हैं के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर जाता है, मतलब अंदर की ओर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमारा जो सांस है बाहर की ओर निकल रहा है। अब सांस बाहर की ओर निकलेगा तो जो हमारा पसलियां ऊपर है वो अंदर की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं? नीचे जाएगा और अंदर की ओर आ जाएगा, ये हम जानते हैं। इसका अगर परिणाम परिणाम देखें हम लोग, परिणामतः बोलते हैं बच्च गुहा का आयतन घट जाता है। क्या होता है? बच्च गुहा का आयतन घट जाएगा और फेफड़ाओं या फेफड़ा जो हमारा है, फेफड़ों की वायु शरीर से बाहर निकल जाती है। तो फेफड़ा जो है वायु की शरीर से, वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बहुत अच्छे से कर देता हूँ। जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा से क्या होगा? वायु शरीर से बाहर निकल जाएगा। यही निःश्वासन की बात होगी तो फेफड़ा में वायु प्रवेश करेगा और उच्च श्वसन की बात होगी, ब्रीथ आउट की बात होगी तो फेफड़ा से वायु बाहर निकल जाएगा। 10वां प्रश्न है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, बताइए। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो वो है हमारा डी। क्या है? डी। क्या है? डी। एलिवेयोलाई, ठीक है, एलिवेयोलाई है फेफड़ों में। 10वां प्रश्न की अगर हम बात करें, किसका? 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलते हैं उसे? एलिवियोलाई बोलते हैं, ठीक है। तोड़कर बोलिएगा, ज्यादा याद होगा। एली अलग कर दीजिए, एलिवियोलाई, एलिवियोलाई बोलिएगा, ठीक है। अगर बात करूं इस पे डिटेल की बात करते हैं तो हम डिटेल सुनिए, सुनाते हैं। डिटेल में क्या है कि फेफड़ों में गैसीय जो है विनिमय का स्थान जो है क्या होता है? एलिवियोलाई होता है, एलिवियोलाई बोला जाता है। एलिवियोलाई की अगर बात करें, एलिवियोलाई जो है वह स्थान है जहां फेफड़ों और रक्त सांस लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है, CO2 और O, ठीक है, का जो है आदान प्रदान करते हैं। मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। हवा से ऑक्सीजन जो है एलिवियोलाई और रक्त में जाती है। मतलब ऑक्सीजन एलिवियोलाई और रक्त में जाती है। क्या है? ऑक्सीजन से। मतलब हवा से जो है ऑक्सीजन एलिवियोलाई और रक्त में जाती है, जहां से यह पूरे शरीर के ऊतकों तक क्या करती है? पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। इसी के माध्यम से तो रक्तों में पहुंचाई जाती है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय की इस पूरी प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहा जाता है। यही तो कहा जाता है कि यह बाह्य श्वसन है, बाहरी श्वसन है, बाहरी सांस लेते हैं, है कि नहीं? तो हम तो इस बात को समझ गए। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फेफड़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एलिवियोलाई है। एलिवियोलाई क्या होता है? वह होता है जो कि फेफड़े और रक्त सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया होता है। और प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होते रहता है। मतलब कभी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कभी ऑक्सीजन निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होगा, कभी ऑक्सीजन ग्रहण किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। यही प्रक्रिया चलते रहता है। हवा से अगर बात करें तो ऑक्सीजन एलिवियोलाई और रक्त में जाती है। क्या होती है? ऑक्सीजन एलिवियोलाई और रक्त में जाती है और इसी माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है? ऊतकों तक पहुंचाई जाती है, मतलब हमारे टिश्यू तक पहुंचाई जाती है। इसी को हम बाह्य श्वसन भी कह सकते हैं, इसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं 11वें प्रश्न की,
11वां प्रश्न क्या है, चलिए हम बताते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे वायु श्वसन कहते हैं, हवा श्वसन कहते हैं, है कि नहीं? एयर श्वसन कहते हैं। अब वायु श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। एरोबिक बोला जाता है। एक होता है अनॉक्सी श्वसन, एक ऑक्सी श्वसन। एनॉक्सी श्वसन हम तुम पढ़े थे, ऑक्सी श्वसन पढ़ेंगे जिसे हम वायु श्वसन कहेंगे। तो अब चलिए इसकी डिटेल की बताते हैं। वायु श्वसन या ऑक्सी श्वसन, जिसे एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन को रिस्पिरेशन बोलेंगे। अब ऑक्सी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब जैसे ऑक्सी हो गया, अनॉक्सी होता तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता, है ना? अब यहाँ पे है कि वायु श्वसन है जिसे हम ऑक्सी श्वसन बोलेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन तो भाई उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा ही, अनिवार्य है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। अगर जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल का निर्माण जो है होगा, मतलब जल का निर्माण होता है। और अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होता है? विमुक्त होता है। ये किसका सूत्र है पता है? तो ये सूत्र जो है C6H12 जो है, C6H12O6 जो है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का है। अब ग्लूकोज का सूत्र है तो यही बांट कर जो है क्या होता है, CO2 मतलब 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस 283 kg होगा, ठीक है, कैलोरी के रूप में ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो kg, तो ये क्या करता है, ये जो आप विधि देख रहे हैं, इस विधि द्वारा ऊर्जा अधिकांश जीवों में ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन होता है मतलब वायु श्वसन होता है, ठीक है। क्या होता है? संचित होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वायवी भी कहा जाता है, इसलिए वायवी कहा जाता है। और इसमें ऊर्जा जो है विमुक्त होता है, मुक्त नहीं होकर विमुक्त होगा, ठीक है, मतलब संचय होगा, ये वर्ड समझिएगा। ओके, चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न है एम्फाइसीमा। क्या है? 12वां प्रश्न क्या है सुनिए। एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है? एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध जो है किससे होता है? तो वो होता है फेफड़ा से होता है। क्या होता है? फेफड़ा से होता है। एम्फाइसीमा या आप इसे वातस्फीति बोल सकते हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग है। तो फेफड़ों से संबंधित रोग का नाम बोल दे तो क्या बताइएगा? एम्फाइसीमा बताएंगे। क्या बताएंगे? करने वाले को रोका जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है, और कर रहे हैं तो भाई मैं अपनी ओर से सिर्फ प्रस्ताव दे सकता हूँ, ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अपने मन से, अपने विचार से आप नहीं निकालिएगा, कोई भी गलत या कोई भी चीज़ का प्रभाव नहीं हटता, है ना? आप मानते हैं कि नहीं? अगर कोई भी चीज़ अगर आपको निगेटिविटी कर रहा है और जब तक स्वयं को उस निगेटिविटी से लड़ के बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कोई आपका सलूशन नहीं दे सकता, आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा जब तक स्वयं से लड़कर कुछ नहीं कर पाइएगा। आप सोचिए कि जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपके आगे पीछे सारे लोग आ जाते हैं। क्यों? इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपका महत्व बढ़ जाता है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाती है जिससे आपको आसपास लोग अलग नज़रिए बना लेते हैं, आपको देखने लगते हैं अच्छे तरीके से। तो वही चीज़ है हम लोग का। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। दुनिया को अगर चलाना सीखना है तो आपको स्वयं से आपको खुद को जानना है और स्वयं को अपनी आप में मजबूत बनाना है। सहयोग सभी का होता है, लेकिन खड़ा तो आप ही को होना पड़ेगा। ये बात मानते हैं कि नहीं? ये बातें हो गई, बड़ों वाली डायलॉग मार दिया। अब चलते हैं डिटेल पे। अब बात करते हैं इस रोग में, एम्फाइसिस जो रोग है वो फेफड़ा से संबंधित रोग है, बीमारी है, ये हम मानते हैं।
तो इस रोग में रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। क्या होती है? सांस लेते जब हैं तो हम परेशान होते हैं। तो इस रोग में रोगी को क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, ये हम मानते हैं। इसमें और भी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि वायु विनिमय नहीं होता, मतलब वायु इसके अंदर नहीं जा पाता, वायु रुक जाता है, मतलब ऑक्सीजन रुक जाता है और रुक जाएगा, जिससे क्या होगा? वायु शोषण करने में परेशानी होगी, मतलब वायु को ग्रहण करने में परेशानी शुरू हो जाता है, ये हम मानते हैं। यह रोग जो है एक बार होने पर जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। मतलब आप सोचिए, इसलिए कहा जाता है कि ब्रीथिंग करते रहिए, अपने श्वास पे ध्यान दिया कीजिए, ऑक्सीजन को मजबूत किया कीजिए, तभी हो सकता है। इसलिए ऑक्सीजन के साथ खिलवाड़ ना करें। इस रोग से फेफड़े क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। अगर वायु प्रवेश नहीं करेगा तो हमारा ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो प्रवेश नहीं करेगा तो हम तो क्षतिग्रस्त होगा फेफड़ा मेरा, अवश्य होगा। इस रोग का कोई उपचार संभव नहीं है। हाँ, उपचार संभव नहीं है, लेकिन इसका काट थोड़ा-मोड़ा मदद करता है। कैसे? तो प्रतिजैविक व ऑक्सीजन थेरेपी द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, सिर्फ कम किया जा सकता है। मतलब एंटीबायोटिक्स या ऑक्सीजन थेरेपी द्वारा ही किया जा सकता है। अब ऑक्सीजन लगा के रखिए हमेशा, और देखे होंगे बहुत लोगों को कि ऑक्सीजन से दिक्कत होता है, तो याद रखिएगा। यह रोग जो है धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में जो है अधिक पाया जाएगा, जो धूम्रपान करते हैं उनमें अधिक पाया जाता है। इस रोग से बचने के लिए धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। तो रोग से बचना है तो धूम्रपान मत कीजिए और सतर्क रहिए। ये सभी के लिए मानवता के रूप में देखा जाए तो सही है, नहीं करना चाहिए। यही नहीं, कारण ज़रूरी नहीं कि धूम्रपान ही हो, बहुत कारण क्या होता है? ज़्यादा ठंडा पानी पीना होता है, ज़्यादा जो है स्नान जैसे कर रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ डाल के नहाने वाले हो गए, तो इसमें भी दिक्कत होती है। तो बहुत तरीके से होता है। तो धूम्रपान एक प्रक्रिया बताया गया है कि धूम्रपान करने वाले में अधिक होता है और के बीमारी के तुलना में, ठीक है? फेफड़ा से संबंधित बीमारी होते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? चलिए सुनते हैं। श्वसन क्रिया के समय मनुष्य द्वारा सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? बताइए। श्वसन क्रिया के समय मनुष्य द्वारा सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? नाइट्रोजन ग्रहण किया जाता है, और सही बात है। सर्वाधिक मात्रा में अगर गैस के रूप में अगर ग्रहण करें, गैस के रूप में, तो वो नाइट्रोजन, ऊपर पढ़ चुके थे नाइट्रोजन, गैस विनिमय है, मतलब गैस का ग्रहण करते हैं, गैस के रूप में हम नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है जब मनुष्य द्वारा जब सांस लिया जाता है, मतलब मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं तो हम नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, और नाइट्रोजन ही सर्वाधिक मात्रा में निष्कासित की जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में हम नाइट्रोजन भी निष्कासित करते हैं, मतलब निकालते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं, मतलब बाहर की ओर निकाल देते हैं, अंदर की ओर ले लेते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है बराबर है 90%, 79%, मतलब 79% हम ग्रहण करते हैं और 79% हम निष्कासित करते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं। समझ गए? नाइट्रोजन बराबर में रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन जो है बदलते रहते हैं। समझ गए? ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। जबकि ऑक्सीजन मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक गैस है, तो ऑक्सीजन भी तो गैस ही है, लेकिन ये जीवित रहने के लिए है, ठीक है? हम लोग जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन अगर बंद हो जाए तो सारे जीवन, मतलब समझिए, नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक पेड़ पौधा भी नष्ट हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन हम लोग को जीवित रखता है, लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग ग्रहण भी करते हैं और बाहर भी निकालते हैं। 79% लेते हैं, 79% देते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। बस खत्म हो गए। तो ये श्वसन से खत्म हो गया। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है 8वां चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि है वो क्या पता है? जानकारी लेना है टेलीग्राम पे, अब जल्दी ज्वाइन करिए। उस पे मॉक टेस्ट 9 बजे होता है, और सबसे बड़ी बात, जितनी भी पीडीएफ होते हैं उसी पे भेज दिया जाता है। बेसिकली स्पेशली वो जो चलाया जा रहा है वो स्पेशल आप जाके देखिए, क्योंकि वो आपको फ़ायदा करने वाला है, ये मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर जाइएगा। दूसरी बात कि मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, और मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम जल्दी से जल्दी फॉलो करिए, और उस पर फॉलो करिए, उस पर हम डायरेक्ट आपसे बातें करेंगे, आपसे
डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आपसे, उस पे जो भी बातें करनी है उस पे कर सकते हैं, पर्सनल हो या जो भी आपको जानकारी लेनी है उस पे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वही बातें होगी जो सिर्फ़ आपके फ्यूचर से संबंधित होगी। व्यर्थ की बातें आप भी जानते हैं, आपके पास भी समय नहीं है, ना मेरे पास है। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।